होगा, वर्कर के वेजेस नहीं लिए जाएंगे, सारा खर्चा एसेट को बनाने में जो खर्चा लगा है सब कुछ एड अप टू द कॉस्ट। तो पहला फैक्टर आपको क्या पता होना चाहिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा आपको पता होना चाहिए क्या? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दैट एसेट विच इन आवर एग्जांपल वाज 5 years। ये कहां से पता चलेगा? कॉस्ट तो चलो आपने खरीदा, एसेट खर्चे वो आपके सामने, आपको एस्टिमेटेड लाइफ कहां से? जब तक रिटर्न देगा वो। लेकिन वो तो अभी आप यूज ही नहीं किया, तो एडवांस में कैसे पता चलेगा? अभी तो चालू करोगे यूज करना, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 5 साल चलने वाला है या 10 साल चलने? कैसे अंदाजा लगा? गूगल है। वेरी गुड। कौन बोला? आजू बाजू पूछ लेने का। फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस यू आर गोइंग टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। तुम कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो होंडा सिटी, तो उससे पूछोगे ना कितना चलेगी, बोलेगा एवरेज यूज करोगे 10-20 हजार किलोमीटर चलाओगे तो 10 साल चल जाएगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब डेटा कहां से मिलता है? एस्टिमेटेड लाइफ आपको पास्ट एक्सपीरियंस और सिमिलर। मैं पूछूंगा कि हाँ जिसका एसी 12 घंटे यूज होता है, 2 टन का एसी है, कितना चलता है, तो मेरे को डेटा मिल जाएगा 5 से 6 साल चलता है। इज इट क्लियर? तो आई गेट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्टिमेटेड लाइफ। इसमें भी 2 प्रकार के लाइफ होते हैं एसेट का, एस्टिमेटेड लाइफ एंड फिजिकल लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ एंड फिजिकल लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है इकोनॉमिक लाइफ। क्या होता है? इकोनॉमिक लाइफ। मतलब ये अपने को कितने साल काम देगा, मतलब 5 साल काम देगा, उसके बाद भंगा है। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक। फिजिकल लाइफ मतलब ये डीकंपोज होकर एयर कब तक नहीं बन जाता, दैट विल टेक 400 years। तो इसका फिजिकल लाइफ अपने काम का, अपने काम का क्या है? अपने को बिजनेस में कब तक ये काम आएगा, तो वो कितने साल काम आएगा? 5 साल। अब गम्मत देखो, 5 साल का वैल्यू है एसेट का, तो पहले साल 10 से डेप्रिशिएट किया, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 0 हो गया। बुक में उसका वैल्यू 0 है, बुक में उसका वैल्यू 0 है। बट क्या वो इनविजिबल हो गया? ये तो दिख रहा है, और खड़खड़ करके शायद हवा भी देता है, चलता भी रहे। ओके, तो क्या फेंक दूं? मैं तो यूज करूंगा, लेकिन बुक में वैल्यू कितना दिखेगा? 0। फिर जब भी प्योर प्रॉपर बंद हो जाएगा, मैं उसको भंगार में बेचूंगा, 2-3 हजार जो आया वो मेरा प्रॉफिट, क्योंकि बुक में उसका वैल्यू कितना हो चुका है? 0। 0 का आपने बेचा 2-3 हजार में, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। बराबर है? तो we are talking about estimated economic life, not the physical life of that. Sorted याद? तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, estimated scrap. Estimated scrap value. What do you mean by estimated scrap value? ये एसेट 5 साल बाद अगर आप भंगार में बेच दोगे तो आपको स्क्रैप में कितना पैसा वापस मिलेगा? Let us assume in our case it is 0. तो कितना है 0? मतलब 5 साल बाद 0 मिलने वाला है। तो ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 था, स्क्रैप 0 था, लाइफ 5 साल थी, तो कितना होगा डेप्रिसिएशन? 10,000। So what is the formula for depreciation? It is original cost minus scrap upon life. So that is 50 minus 0 upon 5, 10,000. But suppose आपको 5 साल बाद 5,000 लग रहा है कि मिल जाएगा। How will you estimate this scrap? Again from market information. पास्ट में कितना वैल्यू मिला था, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ऐड करो और ढूंढ लो। तो मीन्स व्हाट? एसी आज 50 का है, 5 साल वापरूंगा, फिर जब स्क्रैप में निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे को? 5। तो वो क्या 5 साल के ऊपर 50,000 से डिक्रीज हुआ कि 45 से डिक्रीज? 45 से डिक्रीज हुआ, क्योंकि 5 तो मेरे को वापस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा डेप्रिसिएशन क्या होगा? 50 minus 5 upon 5, which is 9,000. तो पर ईयर डेप्रिसिएशन विल नॉट बी 10, बट इट विल बी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू है। अगर आपको भंगार में कुछ वैल्यू मिल रहा है तो उतने से आपका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? स्क्रैप वैल्यू अगर मिल रहा है तो, अगर नहीं मिल रहा है तो पूरा का पूरा एसेट आपको क्या करना पड़ेगा? बात समझ में आए? सो किसी भी एसेट का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ढूंढना है तो आपके पास क्या पता होना चाहिए? 3 आइटम्स।
What are the three items? Original cost, is that only the purchase value of asset or historical cost? Historical cost का मतलब क्या है? All expenses incurred at the time of purchase of that asset to put that asset to usable condition. दूसरा क्या पता होना? Estimated life, market information से पता चल जाएगा. तीसरा क्या पता होना? स्क्रैप वैल्यू, ये भी मार्केट इंफॉर्मेशन से, पास्ट एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा. बराबर है? ये तीन पता है तो आप क्या ढूंढ सकते हो? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. मेरे बिजनेस में ये एसेट 5 साल चलेगा तो मैं 5 साल से डिवाइड करूंगा. कोई और बिजनेस है जो एसी को 6 घंटा यूज कर रहा है, 12 घंटे नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली 10 साल हो जाएगी लाइफ, ज्यादा चलेगा. तो वो कितने से डिवाइड करेगा? 10 साल. तो वो हर साल 5,000 से डेप्रिशिएट करेगा. इसीलिए स्टैंडर्ड ने छूट दिया हुआ है कि आपको जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको ठीक लगता है यूजेज के हिसाब से. कोई बिजनेस बहुत कम यूज कर रहा है एसी, 2 घंटे 3 घंटे चल रहा है ऑफिस में, तो शायद 15 साल चल जाए, तो वो कितने साल के ऊपर डेप्रिशिएट करेगा? 15 साल के ऊपर. हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल डिक्रीज. कोई 24 घंटे पड़े, जैसे सर्वर रूम्स होते हैं आपके डेटा स्टोरेज वाले, उसमें 24 घंटे एसी चालू होता है, तो वो वाले एसी 3 साल 2 साल में खत्म हो जाएंगे, तो कितने साल के ऊपर डेप्रिशिएट करेगा? 2 या 3 साल. तो ये 3 फैक्टर आपको किसी भी एसेट के पता होने चाहिए. तो इजीली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेट. इज इट क्लियर? समझा जाता? अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ओके, कॉमन सेंस का. आपने एसी लाया 50,000 का, इंस्टॉल करवा दिया, फिट करवा दिया, कोविड आ गया, क्लासेस ही नहीं हो गए, सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, 2 साल तक क्लासेस हुए ही नहीं. एसी लाया था, फिट भी कर लिया, लेकिन यूज नहीं हुआ. विल इट स्टिल डेप्रिशिएट और नो? व्हाट डू यू थिंक? होगा बट कम होगा. होगा जरूर. आप इमेजिन करो, आपने फिटेड एसी है, 2 साल, आप बोलोगे बाहर जाकर मैंने तो यार ना के बराबर यूज किया, कोविड आ गया था, मेरे को फुल 50,000 दे, कोई देगा? सवाल ही नहीं. कम होने वाला है. इसको बोलते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम. इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब आप देखो, बॉक्स में पड़ा हुआ एसी है, विजय सेल्स के शोरूम में 3 साल से बॉक्स के अंदर पड़ा है, वो डेप्रिशिएट नहीं होने वाला है. आपने लाया और फिट कर दिया है, आपने लाया और फिट कर दिया है, तो अभी फिटिंग करने के बाद चाहे आप उसको यूज करो, चाहे कम करो, चाहे ज्यादा करो, चाहे पड़ा रहने, तो वो डेप्रिशिएट होगा और होगा. समझ में आया? पक्का. एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ओके, डेप्रिशिएशन. Estimated life खत्म हो गया. AC is getting depreciated. अभी देखो, इधर चलो थोड़ा ये भाई तो ये भाई अभी सुनो, बैठ फोकस. एक और कंसेप्चुअल आइटम, मुझे बताओ, आपने एयर कंडीशनर लाया 50 का, ठीक है, आपको लग रहा है 5 साल चलेगा. पहले साल आपने डेप्रिशिएट किया, 50 का हो गया 40. दूसरे साल आपने वापस 10 से डेप्रिशिएट किया, 40 का हो गया 30. कैसे ढूंढा वो समझ में आया ना? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, स्क्रैप 0 है. तीसरे साल आपने एसी देखा, बहुत सारा बारिश गिरा था, तो अंदर से पूरा जंग लग के खोखला हो गया एसी. ठीक है, आप जब सर्विसिंग के लिए आपने देखा 3 महीने बाद, बारिश के बाद, तो आपको दिखा कि ये पूरा जंग लग गया, अंदर का पूरा कंप्रेसर पूरा सब खराब हो गया. अभी ये चलने वाला नहीं है, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, ऑलमोस्ट 0.
अब ये 3 साल नहीं चलेगा, 1 साल मान चलेगा। 3 साल चलने का तो रहा, खाली 1 साल में पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। ओके, 3rd ईयर में तो भी आप क्या करोगे? विल यू चार्ज डेप्रिसिएशन 10 for the next 3 years, or will you charge full 30,000 in the third? You will charge full 30,000 in the 3rd year itself. You will charge full 30. क्यों? क्योंकि एसेट अंदर से खोखला हो चुका है। तो अगर मैं बैलेंस शीट में फिर भी एसेट को 30, 20, 10 दिखा रहा हूं, तो मैं अपने शेयर होल्डर को उल्लू बना रहा हूं, अपने इन्वेस्टर को उल्लू बना रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एसेट है, लेकिन मेरे को मालूम है अंदर से वो खोखला है। यू कैन नॉट शो खोखला एसेट इन द बैलेंस शीट। एसेट इन द बैलेंस शीट वो होना चाहिए जिसमें वैल्यू है, जो बेचोगे तो पैसा मिलेगा। आप कुछ भी हवा में अपना मर्जी का एसेट बना के नहीं दिखा सकते। तो अगर उस एसेट की वैल्यू 0 हो चुकी है ना, तो पूरा का पूरा 30,000 3rd year itself it will be depreciated. 3rd year itself will be depreciated and the value will become what? 0. So that is due to disclosure concept, true and fair. तो बोलने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही बोलता है, हर साल अपने एसेट को रिव्यू कर। क्या करो? रिव्यू। मतलब पहले साल के एंड में आपने 10,000 का डेप्री चार्ज किया तो चेक करो, हाँ ये 4 साल चलेगा क्या? चलेगा तो ठीक। दूसरे साल के एंड में वापस चेक करो, क्या ये 3 साल चलेगा क्या? इफ द आंसर इज यस, गो ऑन। बट आपको लग रहा है कि नहीं अभी खत्म हो गया, अभी 3 साल चलने वाला नहीं, अभी 1 साल चलेगा, तो व्हाट विल डू? खत्म, पूरा पूरा अमाउंट विल बिकम डेप्रिसिएशन इन दैट वेरी ईयर। सो आप जब एसेट्स दिखाते हो तो खोखले एसेट्स दिखा नहीं सकते, वही एसेट्स दिखा सकते हो जिसमें वैल्यू नहीं तो एसेट नहीं, पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा on that particular date. Okay. Now let's go to the method of charging depreciation. Accounting standard क्या बोलता है कि depreciation चार्ज करो, लेकिन कितना करना है, कैसे करना है आप पे छोड़ा है, यूजेज के हिसाब से कर दीजिए। तो इसके लिए there are various methods which are employed by the different businesses. एक मेथड होता है FIM, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है जिससे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। दूसरा होता है RBM, देन होता है सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड, देन होता है आपका नंबर ऑफ आवर्स मेथड, देन होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, देन होता है सिंकिंग फंड मेथड, एन्युइटी मेथड, डिप्लीशन मेथड। ऐसे काफी सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, ये सब CA में है। एट प्रेजेंट आपको 11th स्टैंडर्ड में ये 2 ही मेथड लर्न करना है, FIM एंड RBM। क्यों ऐसा? क्योंकि 95% of the businesses practically they employ these 2 methods of depreciation, that is FIM and RBM. Okay, FIM and RBM ये 2 मेथड ही broadly यूज होते हैं। FIM and RBM यही पढ़ने हैं आपको, यही इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी 90-95% ऑफ द बिजनेस यूज है, ये बहुत कम यूज होता है, नेग्लिजिबल यूज है। अभी इसमें पहला मेथड दैट इज कॉल्ड FIM। FIM का फुल फॉर्म एनीवन? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका 2 और नाम है। यस, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के 2 और नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, ऑल आर वन एंड द सेम। FIM बोलो या OCM बोलो या SLM बोलो, all are one and the same. That is the first method we are going to learn in depreciation. What is that method called? Come on. FIM, fixed installment method या फिर straight line method या फिर original cost method। आपको पता है FIM में depreciation कैसे कैलकुलेट होता है? ऐसे होता है, यही FIM मेथड है, यही FIM मेथड जो मैंने आपको बताया। ओके, व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ FIM मेथड? FIM मेथड का पेक्युलरिटी है
amount of depreciation remains same every year. Amount of depreciation remains constant. It remains same every year. जैसे कि यहाँ पर हर साल 10 था, या फिर यहाँ पर हर साल 9 था. Amount remains same. You divide your asset का depreciable value equal over the life. Equal. Then it is called which method? FIM. Fixed installment. Installment amount. The debris amount is fixed. Same every year. Is it clear? What is the other method and how it is different from it? We'll come to that when I explain the second method. RBM. फिलहाल FIM का मीनिंग समझा. Now why it is called as straight line method? Any guess? Idea? Same amount of debris. Same amount of debris. So उसके वजह से straight line. Graph. Yes, very good. Graph. When you plot the two items on x and y axis, suppose I take x axis पे years 1, 2, 3, 4, 5 5 साल की लाइफ थी इसी की, and on y axis I take depreciation का amount 3000, let's say scale of 5, 2 का scale है 9 and 11. So what is my first year का depreciation? Here in this case, what is my first year का depreciation? 9. You know this plotting. फर्स्ट ईयर का 9 है, ग्राफ किया है ना. सेकेंड ईयर का भी 9 है, थर्ड ईयर का भी 9 है, फोर्थ का भी 9 है, फिफ्थ का भी 9 है. सो इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड. व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट? बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेब्री इज सेम. हर साल डेब्री अमाउंट इज कांस्टेंट, सेम. इज दैट क्लियर? Why it is called straight line? There is a graph where you plot the debris amount. It is a line parallel to x-axis. Is it clear? Why it is called original cost method? So इधर देखो बोलो. आपका debris amount कितना मिला? 9,000. What was the original cost of asset? 15,000. So can you tell me the percentage of debris? डेप्रीसिएशन का परसेंटेज आप कैसे ढूंढोगे? इट इज डेप्रीसिएशन का अमाउंट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, व्हिच इज 9,000 अपॉन 50,000 इनटू 100. 18%. Am I right? So if I give you no other data, but I just tell you that the rate of depreciation is 18%. That the rate of depreciation is 18%. So आपको 18% किस पे लो? 50 पे लोगे. अच्छा, पहले साल 50 पे, दूसरे साल 50 पे, तीसरे साल 50 पे, हर एक साल 50 पे लोगे तो कितना मिलेगा? 9. So every damn year you are calculating this percentage on what? That's why the name original cost method. So if you are given this percentage, you will take it on original cost. Why it is straight line? When you plot it on the graph, it will be a line parallel to x-axis. And why it is called fixed installment method? The amount of debris remains constant or same throughout the year. Is it clear? That is what is FIM, SLM या OCM. All three are same method का 3 नाम. Sorted? समझ में आया सबको? क्या होता है इस मेथड में? बहुत सिंपल है. Simplest method of all. Amount of depreciation remains same. कैसे ढूंढा जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. और रेट कैसे ढूंढा जाता है? डेब्री अमाउंट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100. और किस पे ये रेट अप्लाई करना है हर साल? ओरिजिनल कॉस्ट. इज दिस क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ रहा हूं, ठीक है? मुझे बताइए FIM ये मेथड कौन से एसेट्स के लिए सूटेबल है? फिक्स्ड एसेट, मैनमेड, बराबर. लेकिन उसमें भी कौन से टाइप के एसेट्स पे ये सूटेबल? Intangibles. It is more suitable to those assets. जहां पर रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा नेग्लिजिबल. जिन एसेट्स पे रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा नेग्लिजिबल, उन एसेट्स पे
FIM मेथड सूटेबल है। और जिन एसेट्स पे रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है उन एसेट्स पे RBM मेथड सूटेबल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर पे ज्यादा रिपेयर्स नहीं लगता है, बिल्डिंग पे नहीं लगता है, गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स पे नहीं लगता है। उन पे वो होता है ना, तुम पेटेंट 10 साल का लेके आओ, पेटेंट थोड़ी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा तुमको। पेटेंट मतलब क्या, टेक्नोलॉजी का कुछ इन्वेंशन का तुमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। गुडविल है, 3 से 5 साल के अंदर राइट ऑफ करनी पड़ती है, बेच तो सकते नहीं हो आप। ब्रांड नेम है, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ब्रांड नेम। कॉपीराइट्स, अभी स्टार स्पोर्ट्स ने IPL का कॉपीराइट्स लिया तो 5 साल का ही लिया था, तो 5 साल के ऊपर उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, लाइफ टाइम तक थोड़ी रहता है। तो इंटेंजिबल एसेट होते हैं लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो उन पे आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो? FI। जिसपे रिपेयर का खर्चा नेग्लिजिबल है उस पे क्या अप्लाई होता है? FI बेटर है उसके लिए। AC हुआ, मोटर कार हुई, प्लांट मशीनरी, इन पे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है, इन पे FI ज्यादा सुटेबल नहीं है। इन पे क्या सुटेबल है बताऊंगा इसके पीछे का कारण जब हम RBM मेथड करेंगे तब, अभी नहीं बताऊं, ठीक है? तो आप अभी दिमाग लगाना क्यों उस पे FIM सुटेबल है, क्यों उस पे RBM सुटेबल है, अपना रिसर्च करके आना, दूसरे मेथड के वक्त बताऊं। बोलो। ऐसा तो नहीं है कि 3 साल में मेरा गुडविल ही चला जाएगा, मेरा रेपुटेशन तो नहीं, ये वो गुडविल नहीं है। रेप्यूटेशन कैसा होता है, अभी सपोज दिस इज अ क्लास है और मेरा सब गुडविल है, तो मैं ऐसे अपने आप हवा में मेरा गुडविल नहीं बता सकता। मेरा गुडविल 10 लाख है, मेरा गुडविल करोड़ है, तो कुछ भी बता दूंगा। धीरूभाई, मुकेश अंबानी अपना गुडविल कुछ भी बता देगा, रिलायंस का गुडविल 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, कुछ भी बता देगा। ऐसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप कभी बुक्स में नहीं दिखा। गुडविल कब दिखा सकते हो बुक में? जब आप कोई बिजनेस को खरीदते हो तब वैल्यू होती है। कैसे वैल्यू होती है? बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। ये आप आगे लर्न करोगे 12th में और CA में। तो वो कैलकुलेट होती है और आपने उसके पैसे दिए गुडविल के, तब वो गुडविल आपके बुक्स में दिखती है। तो वो अक्वायर्ड गुडविल होती है, वो आपकी नहीं होती, वो किसी और की होती है। अब वो तो आप बेचने से रहे, आप खाली नाम तो बेच नहीं सकते, बिजनेस तो आपका ही हो गया वो। तो उस गुडविल को आप राइट ऑफ करते हैं ओवर अ स्पैन ऑफ 3 to 5। हो सके उतना जल्दी करना है क्योंकि वो खोखला एसेट है, अभी वो बेच के मिलने वाला पैसा मिलने वाला नहीं। मैंने अगर उनके अजीजा होटल खरीद लिया तो अजीजा होटल को नाम के पैसे दिए, वो गुडविल हुई, वो पैसे लेके चला गया। अभी मेरे बुक्स में वो गुडविल दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको पैसे दिए, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू सेल दैट नेम टू एनीवन इन आइसोलेशन, सो आई विल हैव टू राइट ऑफ डेप्रिशिएट दैट गुडविल इन माय बुक्स जनरली इन 3 to 5 years। क्या बोला, समझ में आया? FI मेथड कौन से एसेट्स के लिए सुटेबल है? जिसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कम है, नेग्लिजिबल है। जिसमें ज्यादा है उसके लिए RBM। ऐसा क्यों, ये आप सोचेंगे, ओके? बाद में बताऊं, अभी चलो RBM के वक्त बताऊंगा। अभी